गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम्प्लेक्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की जितने भी सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन करवा रही है, मतलब कि उसका तैयारी करवा रहा है। जो भी पेपर आपका है, मेजर हो माइनर हो, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी आपके पेपर है, वो सारे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, आज की जो हम लोग की जो क्लास होगी, लॉन्ग आंसर सीरीज जो क्लास है वो क्लास 4 होगा, जिसमें से हम लोग सेमेस्टर वन का जिनका भी पेपर मेजर और माइनर में ज्योग्राफी है उन्हीं की क्लास को डील कर रहे हैं। मतलब कि आने वाला जो एग्जाम है सेमेस्टर 1 के लिए, जिसका मेजर में आपकी ज्योग्राफी होगी और माइनर में ज्योग्राफी होगी, उसी का क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। और ये जो क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक टॉपिक से हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 2 क्वेश्चन को डील करते हैं। तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो एग्जाम में आएगी तो आएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्वेश्चंस को और कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स है आज ही क्लास में क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर हम आपको अच्छे से समझा पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछता है वो है झील की परिभाषा दे तथा उत्पत्ति के आधार पर झीलों के वर्गीकरण को परिभाषित करे। यानी झील, यानी आप लोग जान रहे हैं झील, हजारीबाग झील, तो आज उसी झील को हम लोग परिभाषित करेंगे और झील के प्रकार को देखेंगे कि आखिर है झील है क्या। देखिए क्या बोलता है, झील जल का वह स्थिर भाग है। कौन सा भाग है? स्थिर है, गतिशील नहीं है, स्थिर भाग है। झील जो है वो जल का स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। मतलब कि चारों तरफ से स्थिर है, मतलब स्थल है, और बीच में एक झील का निर्माण होता है। जैसे आप लोग हजारीबाग के होंगे तो हजारीबाग झील मान रहे ना कि चारों तरफ से बैठे वाला हो, चारों तरफ से सब बैठा रहो और बीच में झील हो, तो उसी से हम लोग झील को हम लोग मान सकते हैं या झील का अनुमान लगा सकते हैं कि चारों तरफ स्थल है, जमीन है और बीच में झील है। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है। सामान्य रूप से झील जो होती है वो भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। मतलब जमीन का जो गड्ढा है ओकर में जल भरल, गड्ढा में ही जल भरल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। सबको पता है झील का पानी स्थिर होगा और नदी का पानी गतिशील होगा। तो वही बोलता है झीलों का जो जल होता है वो प्रायः स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका खारापन होता है, लेकिन अनेक झील मीठे पानी का भी होता है। अब तू झील वाला पानी पी ले, हजारीबाग के झील वाला पानी पी ले तो एक पानी कैसा लगता? नमकीन, यानी पूरा खारा लगेगा। तो वही बोला है कि झील की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उनका खारापन होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा झील है जिसका जो पानी हम लोग को मीठा लगता है। झीलें भूपटल के किसी भाग पर हो सकती, कहीं भी जमीन पर हो सका झील, कहीं भी बन सकता है झील। ये उच्च पर्वतों पर मिलती है, ऊंची पर्वतों पर मिलती है, पठारों और मैदानों पर भी मिलती है तथा स्थल पर सागर तल से नीचे भी पाई जाती है। मतलब कि ऊंचे पर्वत पर जल मिलेगी, पठारों और मैदानों पर भी मिलेगी, जमीन पर भी मिलेगी तथा सागर यानी सागर के तल से नीचे भी झील पाई जाएगी। मतलब कहीं भी मिल सकता है आपको झील। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग झील की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। झील की परिभाषा कहाँ है? जिसके चारों तरफ से जमीन होगा और बीच में स्थित पानी होगा, यानी गड्ढा, वो गड्ढा जिसमें पानी जमा रहता है उससे हम लोग झील कहेंगे। झील की पानी स्थिर होती है, वो गतिशील नहीं होती है। झील की पानी खारा के साथ साथ मीठा भी होती है। झील है वो कहीं भी पाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग झील को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं झीलों का वर्गीकरण।
यानी झील को कितने प्रकार में बांटा गया है। आज की क्लास आप लोग के लिए सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो वन डे का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं यानी कंपटीशन एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण विभिन्न मानदंडों जैसे कि उनकी उत्पत्ति, कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, आकार, गहराई, स्थान, जल रसायन और पारिस्थितिकी के आधार पर किया जा सकता है। मतलब हम लोग झील को कैसे बांट सकते, तो कैसे बांटा जा सकता है झील को, तो उसके आकार पर, कितना गहरा है, कौन सा स्थान पर है, कौन सा पानी है, जब मीठा पानी है कि खारा पानी है, यही सब के स्थिति के आधार पर ही हम लोग झील को बांट सकते हैं। झीलों के वर्गीकृत करने के कुछ सामान्य तरीके इस प्रकार है। अब देखिए कैसे हम लोग बांटे हैं झील को। पहला तरीका है उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। जैसे झीलों को वर्गीकृत करने का एक तरीका उनकी उत्पत्ति के आधार पर है कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, यानी उत्पत्ति के आधार पर उसको बांट दिया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है ग्लेशियर झील। अब ग्लेशियर झील है क्या? ग्लेशियर झील तब बनती है जब ग्लेशियर पिघलते हैं और पीछे हटते हैं, जिससे पानी से भरे गड्ढे पीछे रह जाते हैं। ग्लेशियर बर्फ के बड़े पिंड होते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे खिसकते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए क्षरण करते हैं और परिदृश्य को आकार देते हैं। अब ग्लेशियर झील क्या है? तो ग्लेशियर झील उसे कहेंगे यानी बर्फ के पिघलने से जो पानी जमा हो जाती है और उससे जो झील बनती है उसे ग्लेशियर झील कहेंगे। और ग्लेशियर झील वो कभी सूखेगा नहीं। गर्मी में झील बन जाएगा, पानी उसका भर जाएगा और ठंडा में और बरसात में तो तबाही कर देगा, यानी आपका बाढ़ ले आएगा। वही बोलता है, क्या बोलता है, जब कोई ग्लेशियर पीछे हटता है तो वह अपने पीछे एक गड्ढा छोड़ सकता है जिससे सर्क या घाटी कहा जा सकता है, जो फिर पानी से भर जाता है। बताएं, ग्लेशियर यानी घटते बढ़ते रहता है, आगे पीछे खिसकते रहता है, जो भी ग्लेशियर होता है। अभी ग्लेशियर हम यहाँ, अब तनी सुन, हम यहाँ घसक गए तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो गड्ढा हो जाएगा, तो हम ये वाला गड्ढा कैसे भरेगा? तो हम पिघलेंगे ना, तो हमारे पिघले पनिया क्या होगा? एक गड्ढवा में चल जाएगा, तो क्या होगा? ये ग्लेशियर झील का निर्माण हो जाएगा। फिर हम यहाँ से ऐसे यहाँ आ गए तो ये भर गया, फिर यहाँ गड्ढा आ गया, तो क्या होगा? यहाँ भी हमसे जो भी पानी जो भी हम पिघलेंगे और पानी जो निकलेगा ये झील में बन जाएगा। इससे ही हम लोग ग्लेशियर झील बोलते हैं और इससे उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया है। चलिए देखिए क्या बोलता है, हटता है तो वह अपने पीछे एक गड्ढा छोड़ सकता है जिससे सर्क या घाटी कहा जाता है, जो फिर से पानी भर जाता है। अभी बताएं, इन्हें से हटेंगे, इन्हें गड्ढा हो गया तो यहाँ पानी भर गया, फिर ऐसे आ गए तो यहाँ पानी भर गया, तो वही है ग्लेशियर पिघलते और पीछे हटते हैं, मतलब आगे पीछे होते रहता है ग्लेशियर। चलिए आगे देखते हैं, ग्लेशियर झीलों के उदाहरण में कैलिफोर्निया में लेक ताहो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां? कैलिफोर्निया में ग्लेशियर के आधार पर, यानी कि ग्लेशियर झीलों के उदाहरण में कैलिफोर्निया में लेक ताहो। कहाँ है लेक ताहो? तो कैलिफोर्निया में, और कनाडा में अल्बर्टा में लेक लुइस शामिल है। अब देखो ग्लेशियर झील का अगर आप एग्जांपल दीजिएगा तो वहां कहाँ मिलेगा? कैलिफोर्निया में। कौन सा झील? लेक ताहो एक ग्लेशियर झील है। कनाडा के अल्बर्टा में लेक लुइस, कनाडा के अल्बर्टा में, कहा? कनाडा में है, लेकिन अल्बर्टा, कनाडा के अल्बर्टा में जो ग्लेशियर झील है उसका नाम क्या है? लेक लुइस शामिल है। ये थी आपकी ग्लेशियर झील, यानी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं टेक्टोनिक झील। कौन सा झील? टेक्टोनिक झीलें। इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, टेक्टोनिक झीलें भूवैज्ञानिक हलचलों जैसे कि फॉल्टिंग और फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप होती है, यानी
पृथ्वी के अंदर से पत्थर के टकराने से भूकंप आता है ना, तो ठीक उसी तरह पत्थर आपस में जो प्लेट है उसके टकराने से टेक्टोनिक झीलों का निर्माण होगा। जब ये पृथ्वी की पपड़ी खिसकती है और हिलती है तो यह पानी से भरे अवसादों का निर्माण कर सकती है। ये झीलें सक्रिय टेक्टोनिक गतिविधि वाले क्षेत्र में पाई जा सकती है, जैसे कि अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली वो कौन सी प्रकार की झीलें हैं, तो उसे टेक्टोनिक झील कहेंगे, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। रूस में बैकाल झील, कहाँ है बैकाल झील, रूस में है, और यह दुनिया का सबसे गहरा झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाती है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सा है, बैकाल झील। कहाँ है, रशिया में है। तो बैकाल झील कौन सा झील का उदाहरण है, तो बैकाल झील टेक्टोनिक झीलों के एक उदाहरण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी झीलें। अब ज्वालामुखी झीलें मतलब जो ज्वालामुखी से बनते हैं। देखिए क्या बोलता है, ज्वालामुखी झीलें सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों के गड्ढे या काल्डेरा में बनती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो यह एक गड्ढा बना सकता है जो समय के साथ पानी से भर जाता है। ये झीलें उच्च ज्वालामुखी गतिविधियों वाले क्षेत्रों में पाई जा सकती है। अब जहां गड्ढा ज्वालामुखी आया, जहां ज्वालामुखी फटा, तो वहां क्या होगा, वहां एक गड्ढा बना देगा। मान के चलिए ये ज्वालामुखी फट रहा है फुलझड़ी की जैसा, तो ये वाला जो इलाका है तो ये कहीं ना कहीं गड्ढा बनेगा। तो ये जो गड्ढा है इसमें समय के साथ पानी भर जाएगा और ये एक झील का रूप ले लेगा। यानी ज्वालामुखी झील किसे कहेंगे, तो ज्वालामुखी के फटने से जो गड्ढे का निर्माण होता है और समय के अनुसार उसमें पानी भर जाता है, तो उससे ही हम लोग ज्वालामुखी झील कहेंगे। चलिए देखते हैं ज्वालामुखी झील का एक एग्जांपल है, जैसे कि प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर। कहाँ है रिंग ऑफ फायर झील, वो प्रशांत महासागर में है। ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण जो है वो कौन है, ओरेगन में क्रेटर झील। कहाँ है क्रेटर झील, ये ज्वालामुखी के फटने से इस झील का निर्माण हुआ है जिसे क्रेटर झील कहते हैं, जो 7000 साल पहले, कितना साल पहले, 7000 साल पहले माउंट मजामा के फटने और ढहने से बने थे। अब देखो क्रेटर झील 7000 साल पहले इसका निर्माण हुआ, कैसे हुआ, तो मजामा ज्वालामुखी यानी माउंट मजामा ज्वालामुखी के फटने के बाद उसकी ये क्रेटर झील का निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ज्वालामुखी झीलें, टेक्टोनिक झीलें और ग्लेशियर झीलें, ये तीनों झीलें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाधान झीलें, आगे क्या है, समाधान झीलें। देखिए क्या बोलता है, घोल झीलें चूना पत्थर और जिप्सम जैसे घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्र में बनती है। जब वर्षा जल या भूजल इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो यह उन्हें घोल सकता है और पानी से भरे गड्ढों का निर्माण कर सकता है। ये झीलें आमतौर पर काष्ठ स्थलकृति वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे मैक्सिको में, कहा, मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप, उटा में ग्रेट सॉल्ट लेक एवं एक घोल झील का एक उदाहरण है जो नदियों और नालों से क्षेत्रों में बहने वाले पानी का वाष्पीकरण से बनती है। यानी नदी और नाली का जो भी पानी है वो वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि वो वेपर यानी भाप बन जाती है, और वही भाप जब ऊपर जाती है और किसी गड्ढे को भरती, यानी समाधान झीले में जो घोल झीले जिसे चूना पत्थर वो सारी चीज घुल जाती है, मिल जाती है, और उसी से घोल झीले का निर्माण होता है, या फिर उसी को ही हम लोग समाधान झील कहेंगे। चलिए ये थी आपकी प्राकृतिक झील। ये कहीं ना कहीं
प्राकृतिक घटना से जो झील का निर्माण होता है उसे प्राकृतिक झील कहेंगे। अब देखते हैं मानव निर्मित झील किसे कहेंगे, देखते हैं इसे क्या कहेंगे, किसे कहेंगे मानव निर्मित झीलें। देखिए मानव निर्मित झीलें मनुष्य द्वारा, किसके द्वारा, मानव, भैया तो मानव बनाया है। मानव निर्मित झीलें मनुष्य द्वारा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और मनोरंजन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। अब हजारीबाग झील मनोरंजन के लिए बनाया गया है, वहां बच्चा जाएगा तो झुलवा झूलेगा, नहीं जाएगा बड़ा जाएगा तो किनारे किनारे बैठेगा सीढ़ी पास, और अगर जवान लोग जाएगा तो वहां बोटिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं ये मनोरंजन के लिए बनावल गया है आपका हजारीबाग झील। ये मानव निर्मित झील है। ये झीलें पूरी दुनिया में पाई जा सकती है और आमतौर पर नदियों या नालों पर बांध बनाकर बनाई जाती है। मानव निर्मित झीलों के उदाहरणों में नेवादा में लेक मीड शामिल है। नेवादा में लेक मीड शामिल है जिसे हुवर बांध द्वारा बनाया गया था। देखिए बांध को रोक के यानी पानियों को रोकने के लिए झील का निर्माण किया जाता है, जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है हुवर बांध पर जो बनाया गया झील है वो कौन सा है, लेक मीड झील, जो कि नेवादा में स्थित है। और जिम्बाब्वे, कहाँ, अफ्रीका के जिम्बाब्वे में लेक करीबा, जिसे करीबा बांध द्वारा बनाया गया था। तो ये था आपका झीलों का वर्गीकरण और झील की उत्पत्ति। झील को हम लोग बांटे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये जो होगा वो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 या 7 जो भी नंबर देगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो समझ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं मैदान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, वो पूछता है मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके क्लास के लिए और आपके एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं आपके जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैदान किसे कहते हैं। मैदानों का वर्गीकरण और इनका महत्व की विवेचना करें। देखिए किसे कहते हैं, भौगोलिक दृष्टि से मैदान उस भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो समतल हो या जिसमें बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव हो और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 फीट से कम हो। ऊंचाई, स्थिति, आकार और धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदानों को कई भागों में बांटा जाता है। अब देखो मैदान किसे कहेंगे, तो मैदान उस भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो समतल होता है। मान के चलिए आप लोग कहीं खेलने जाते हैं मैदान, कहाँ जा खेलने जा रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मैदान है वो समतल है, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है लेकिन वो समतल है। तो समतल वाले जमीन को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे, और ऊबड़ खाबड़ वाले जमीन को हम लोग टाड़ कहेंगे। जो आप लोग झारखंड लैंग्वेज के होंगे तो जानते होंगे टाड़ किसे कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैदान की परिभाषा क्या हो सकती है। मैदान एक समतल भूमि है जिसकी ढलान कम होती है। यह आमतौर पर नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है। मैदानों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो सकता है और वे विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर हो सकता है। अब देखिए मैदान का निर्माण कैसे हुआ। हम ये नदी बह रहे हैं, हम नदी को बहा दे रहे हैं। अब नदी जब नदी बहेगी तो अपने साथ ये बालू पत्थर, ईटा पत्थर जो भी चाहे वो लेके आएगी। अब वो क्या होगा, वो जब लेके आएगी तो वो सब चीज जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और वही जो जमा हुआ जो पदार्थ होता है, जमा हुआ जो तत्व होता है वो फैल जाता है, और वो जब फैलेगा तो क्या होगा, तो एक मैदान का रूप ले लेगा। अगर आप किसी भी इलाके में, अगर बाढ़ वाले इलाके में देखते होंगे, उड़ीसा के तरफ देखते होंगे, बंगाल के तरफ देखते होंगे कि जहां बाढ़ आता है
बाढ़ आता है तो बाढ़ के जाने के बाद देखिएगा उस जगह पे सिर्फ कीचड़ होता है। क्या होता है? कीचड़ होता है, कादो कीचड़ सब होता है। तो कहीं ना कहीं पानी के बाढ़ आने के साथ अगर वो सही रहेगा, अगर कीचड़ को हटाया नहीं जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि वो एक मैदान का रूप ले लेगा और वहां घास उग जाएगा और तरह तरह की वनस्पति भी हो जाएंगी, जीवों का घर हो जाएगा। इसको को ही हम लोग मैदान कहेंगे। तो इसका सिंपल सा परिभाषा ये समझिएगा कि नदियों के द्वारा लाए गए पदार्थों को ही पदार्थों के जमने से ही मैदान का निर्माण होता है और ये समतल होते हैं, ये उबड़ खाबड़ नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदानों का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैदान आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं बार बार आप लोग को बताता हूं कि JH एग्जाम्प्लेक्स से आप लोग जुड़ जाइए और तैयारी को हम लोग के साथ मिलकर और भी मजबूत बनाइए। JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग की तैयारी को और भी मजबूत बनाने का कोशिश कर रहा है और भी बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा है JH एग्जाम्प्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था मैदान की परिभाषा। अब मैदान का वर्गीकरण यानी अब हम लोग क्या करेंगे? मैदान को बांटेंगे, मैदान को डिवाइड करेंगे। देखिए क्या बोलता है? ऊंचाई के आधार पर। किसके आधार पर? तो ऊंचाई के आधार पर। निम्न मैदान, ऊंचाई के आधार पर पहला जो है वो है निम्न मैदान। यह मैदान समुद्र तल से 500 फीट से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यानी समुद्र के तल से, अगर समुद्र में आप जब डूबिएगा तो जब जमीनवा आपका समुद्र वाला जमीनवा पकड़ाएगा तो वहां से अगर आप नापिएगा तो 500 फीट से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं, उसे ही हम लोग निम्न मैदान कहते हैं। जैसे गंगा का मैदान, उसके बाद नीदरलैंड का तटीय मैदान। तो ये सब निम्न मैदान का एक उदाहरण होता है और ये मैदान ऊंचाई के आधार पर इसे बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान। क्या है? मध्यवर्ती मैदान। ये 500 फीट से 1000 फीट ऊंचाई के बीच स्थित होते हैं। मतलब कि ओक्रोस निम्न मतलब तनी सुन नीचे और मध्य मतलब तनी सुन होकर से ऊपर। निम्न मैदान किसे कहेंगे? जो समुद्र के तल से 500 फीट से कम ऊंचाई होगी उसे ही हम लोग निम्न मैदान कहेंगे। अब मध्यम मैदान जो 500 से ऊपर ज्यादा रहेगा उसे ही हम लोग मध्य मैदान कहेंगे। क्या बोलता है समझिएगा? ये मैदान, मध्यवर्ती मैदान, ये 500 फीट से 1000 फीट ऊंचाई के बीच स्थित होती है। जैसे दक्कन का पठार जो भारत में स्थित है, तो दक्कन की पठार को भी एक मध्यवर्ती माना जाएगा। यानी दक्कन की पठार जो है वो मध्यवर्ती मैदान का एक भाग है, जो कि इसकी ऊंचाई कितना है भैया? 500 से 1000 फीट के बीच में दक्कन के पठार की ऊंचाई स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोलता है उच्च मैदान, क्या बोलता है? उच्च मैदान। तो कहीं ना कहीं उच्च मैदान का होगा, यानी सबसे ऊंचाई वाला वही है। ये 1000 फीट से 2000 फीट ऊंचाई के बीच स्थित है। कितना? 1000 से 2000 फीट के ऊंचाई के बीच ही ये स्थित है। जैसे कोलोराडो का पठार जो कि अमेरिका में स्थित है। कोलोराडो कहाँ है? तो कोलोराडो अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो कोलोराडो पठार की जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं 1000 से 2000 के बीच की मध्य में होगी, इसीलिए इसे उच्च मैदान के भाग में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखें उसके, आप देखें उसके स्थिति के आधार पर, कहीं ना कहीं उसको देखिए उत्पत्ति के आधार पर। क्या देखे? देखिए पहला क्या देखे? ऊंचाई के आधार पर। मैदान को हम लोग बांट रहे हैं तो पहले ऊंचाई के आधार पर। अब दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है स्थिति के आधार पर। क्या बोलता है दूसरा? स्थिति के आधार पर। देखिए
तटीय मैदान। कौन सा मैदान? तटीय मैदान। तो आप लोग का एकदम बच्चा है, आप लोग समझ जाएंगे तट कहाँ, तो समुद्र के किनारे वाला भाग को, नदी के किनारे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे। वही बोलता है ये मैदान समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। जो मैदान समुद्र के किनारे पाया जाता है या नदी के किनारे पाया जाता है तो उसे तटीय मैदान कहेंगे। अब देखिए क्या बोलता है, ये आमतौर पर लहरों के जमाव से बनते हैं, जैसे पूर्व तटीय मैदान जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तटीय मैदान का निर्माण कैसे होगा? तो तटीय मैदान का निर्माण समुद्र में जो लहर आएगा, और जो लहर आएगा तो अपने साथ कुछ पदार्थ लेके आएगा, और वो पदार्थ जम जाएगा और लहर वापस आ जाएगा, तो वो जो जमा तो वो एक मैदान का भाग ले लिया, उसी को हम लोग तटीय मैदान कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति के आधार पर देख रहे हैं, तो स्थिति के आधार पर दूसरा आ जाएगा अंतर्देशीय मैदान। अब अंतर्देशीय मैदान क्या है? चलिए देखते हैं। ये मैदान समुद्र से दूर स्थित होते हैं। क्या बोलता है अंतर्देशीय मैदान? ये मैदान समुद्र से दूर स्थित होते हैं। ये आमतौर पर नदियों द्वारा जमाव से बनते हैं। नदी के जमाने से यानी नदियों के द्वारा लाए गए जो भी पदार्थ है उसके जमने से अंतर्देशीय मैदान बनता है। अब अंतर्देशीय मैदान का मतलब होता है देश के अंदर ही। अब देश के अंदर ही द्वारा जमाव से बनता है, जैसे गंगा का मैदान। जैसे गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान है तो गंगा का मैदान, गंगा भारत में भी बह रही है और एक मैदान का भी निर्माण कर रही है। अंतर्देशीय का मतलब है देश का अंदर। गंगा का मैदान कहाँ? तो भारत में। तो गंगा का मैदान जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो अंतर्देशीय मैदान का उदाहरण है। तो अंतर्देशीय मैदान का उदाहरण किसका है? तो वो कहीं ना कहीं उसको स्थिति के आधार पर अंतर्देशीय मैदान को रखा गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को मैदान अच्छे से समझ में आ रही होगी। जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, ये आपकी एग्जाम की तैयारी है। सारा नॉलेज, डीप नॉलेज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। डीप थ्योरी आप लोग को नेक्स्ट सेशन में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। पहले मैदान को विभाजित किए कोची स्थिति यानी उच्च के आधार पर, यानी उच्चा के आधार पर। दूसरा क्या देखे? दूसरा जो देखे उसको देखे स्थिति के आधार पर। अब जो तीसरा है वो है आकार के आधार पर, यानी उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग मैदान को बांटे हैं। जैसे विस्तृत मैदान। कौन सा मैदान? विस्तृत मैदान। तो विस्तृत मैदान सबसे लंबा, सबसे बड़ा, तो विस्तृत मैदान किसे कहेंगे? तो देखिए विस्तृत मैदान ये विशाल क्षेत्रफल वाले मैदान होते हैं। ये विशाल क्षेत्रफल वाले मैदान होते हैं। जैसे अमेरिका का ग्रेट प्लेन। ये अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है वो दुनिया का सबसे विशाल मैदान है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ मैदान है जो कि अमेरिका में है। दूसरा क्या बोलता है आकार के आधार का? दूसरा जो उदाहरण है वो है छोटे मैदान। कौन सा मैदान? छोटा, जो छोटा मैदान है हमरे का जो ताड़ है जिसमें हम लोग खेलते हैं तो वही है छोटा मैदान। ये सीमित क्षेत्र वाले मैदान होते हैं, जैसे नदी घाटियों के किनारे पाए जाने वाले छोटे मैदान। विस्तृत मैदान जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ मैदान होता है उसे विस्तृत मैदान कहेंगे। और इस छोटी मैदान जो छोटा क्षेत्र फैला हुआ मैदान होता है उसे छोटी मैदान कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैदान आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, और समझना ही है। पढ़ भी चाहे ना पढ़ भी, एग्जाम तो होबे करेगा, लिखना तो पड़ेगा ही। तो इससे अच्छा है कि पढ़ के लिखिए, और पढ़ रहे तो JH एग्जाम के साथ मिलके पढ़िए। जो हम पढ़ा रहे वही जाके एग्जाम में लिखना है, जो हम समझा रहे वही जाके कॉपी में लिखना है, जो हम समझा रहे वही समझ के लिखना है। JH एग्जाम प्लेक्स में जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोलता है धरातलीय स्वरूप के आधार पर, यानी धर यानी जमीन के स्वरूप के आधार पर मैदान को बांटा गया है चौथा नंबर में।
पहला है जलोढ़ मैदान, ये नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं, जैसे बताए थे गंगा नदी और सिंधु का मैदान। अब ये गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की, तो कहीं ना कहीं वो जिस जिस एरिया में बह रही होगी तो वहां वहां उसके साथ कुछ ना कुछ पदार्थ आते होंगे, और वो पदार्थ से क्या बनती होगी, मैदान बनती होगी। यानी जलोढ़ मिट्टियों से बना गया मैदान को ही हम लोग जलोढ़ मैदान कहेंगे, जैसे गंगा का मैदान और सिंधु नदी का मैदान। दूसरा क्या है, हिमानी मैदान। हिमानी यानी हिमनदों, हिमानी यानी बर्फ, हिमानी यानी हिमालय। क्या बोलता है देखिए, ये हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ मैदान। अब हिमानी, ये हिम नदी द्वारा जमा किए गए अवसाद, जो हिमालय से जो नदी निकलती है, यानी यानी हिमालय से जो नदी निकलती है, और वही नदी कहीं ना कहीं जाके अपने साथ अवसाद लाती है, और वही अवसादों से मैदान का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग हिमानी मैदान कहेंगे। अब देखो, हिमालय से जो नदी निकलती है, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, तो ये सब नदी कहीं ना कहीं कभी नहीं सूखेगी, तो ये सब नदी हम लोग हिम नदी के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, जिसको हम लोग हिम नदी बोलते हैं, जो हिमालय से निकला है। ठीक उसी तरह हिमानी मैदान भी कहेंगे, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है, जो अपने साथ किसी अवसाद या पदार्थ को लेके जाती है और एक ही जगह पर उसको जमा कर देती है, उससे ही हम लोग हिम नदी या फिर हिमानी मैदान कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी मैदान। अब ज्वालामुखी के फटने से जो मैदान का निर्माण होगा, वही लिखा है कि ये ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के ठंडा होने से बनते हैं, जैसे दक्कन की पठार। अब दक्कन की पठार जो है वो ज्वालामुखी के फटने से बनी है। ये दक्कन का पठार को ही हम लोग दक्कन का मैदान भी कहेंगे, जो ज्वालामुखी के फटने से निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आप लोग को मैदान है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग मैदान वो मत समझिएगा जो किसी के दादा नाना कहते हैं, हाथ में लोटा लेके जाते कहते आते हैं मैदान से, मतलब लोटा लेके जा रहे कहते आते हैं मैदान से, तो वो मैदान की आज बात नहीं हो रही है। आज आपकी मैदान, बड़े मैदान के, बड़े स्तर वाले मैदान की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी मैदान, जो सिर्फ रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो मैदान होती है उसे ही हम लोग रेगिस्तानी मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, ये रेत से ढके मैदान होते हैं, जैसे कि थार का मैदान। तो थार का रेगिस्तान कहाँ है भैया, तो वो भी भारत में है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मैदान का उदाहरण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वर्गीकरण परस्पर जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान एक निम्न अंतर्देशीय और जलोढ़ मैदान है। गंगा का मैदान जो वो भारत में ही है, यानी देश के अंदर ही है, और वो मैदान भी कहीं ना कहीं जलोढ़ मैदान का एक उदाहरण है। तो गंगा का मैदान भी एक हो गया और जलोढ़ मैदान भी हो गया, तो कहीं ना कहीं दो जो मैदान है, यानी गंगा का मैदान और जलोढ़ मैदान, दोनों मिले हुए हैं, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक साथ हो सकता है, एक ही एग्जाम्पल, यानी मैदान, जलोढ़ मैदान में आप गंगा का मैदान भी लिख सकते हैं और गंगा के मैदान में आप जलोढ़ मैदान भी लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में लोग संबंध बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रचना के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। अब रचना के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण क्या बोलता है समझिएगा। देखिए जलोढ़ मैदान आ गया, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं गंगा के मैदान को भी पढ़ेंगे। अभी हम दिए एग्जांपल, क्या दिए एग्जांपल देखिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये वर्गीकरण परस्पर जुड़े हो सकते हैं, दोनों मिले हुए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान या फिर एक निम्न अंतर्देशीय और जलोढ़ मैदान भी है। जलोढ़ मैदान में आप गंगा का मैदान लिखिए या फिर गंगा के मैदान में आप जलोढ़ मैदान लिखिए, बतिया इज द सेम हो जाएगी। देखिए जलोढ़ मैदान को देखते हैं, क्या बोलता है जलोढ़ मैदान।
जलोढ़ मैदान वो समतल भूभाग है जो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बने होते हैं। नदी के द्वारा, जो नदी अपने साथ जो भी कूड़ा करकट ले आएगी, जो अपने साथ अवसाद ले आएगी, और वही अवसाद जमा हो जाता है एक जगह, और वही अवसाद एक बहुत बड़ा मैदान का रूप ले लेगा, उसे ही हम लोग जलोढ़ मैदान कहेंगे। इन अवसादों में रेत होगी, गाद होगी, मिट्टी होगी, जो नदी अपने साथ बहा के ले आएगा, आदि शामिल होते हैं। जो नदियां अपने साथ ऊपरी इलाकों से बहाकर लाती है, ऊपरी इलाकों से बहाकर लाती है, उसे से ही जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में क्या बोलता है? गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, मिस्र का मैदान इसका मुख्य उदाहरण है। अब देखो गंगा का मैदान, अभी हम बताएं, गंगा का मैदान भी जलोढ़ मैदान के रूप में आएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मैदान अच्छे से समझ में आ गई होगी। जलोढ़ मैदान देख लिए, अब देखते हैं हिमानी मैदान। अभी बताएं, हिमानी मैदान जो बर्फ के जमने से बनती है, बर्फ के द्वारा, बर्फ से यानी नदी, हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदी होती है और अपने साथ जो अवसाद लेके आती है, उसी के जमने से ही हिमानी मैदान का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। हाँ, हिमानी मैदान क्या है? हिमानी मैदान वो समतल भूभाग है जो हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं। हिमनद धीरे धीरे बहते हुए चट्टानों को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? तो चट्टानों को तोड़ते हैं और उनके टुकड़े मिट्टी और रेत के अपने साथ बहा लाते हैं। जब हिमनद पिघलते हैं तो यह जमा हुए अवसाद का एक समतल मैदान बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ मैदान इसके उदाहरण हैं। मतलब कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, इसके संपर्क में जो भी चट्टान आते हैं, उस चट्टान को तोड़ देते हैं, यानी चट्टानों को तोड़ते हैं और उनके टुकड़े मिट्टी और रेत को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। इसी से ही हिमानी मैदान का निर्माण होता है, जो देखने को कहाँ मिलेगी? उत्तर अमेरिका और यूरोप के। यूरोप में हम लोग को हिमानी मैदान देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज्वालामुखी मैदान, अभी हम बताएं ज्वालामुखी नदी, ज्वालामुखी झील, हिमनदी झील, ठीक उसी तरह ज्वालामुखी मैदान को देखते हैं। ज्वालामुखी मैदान वे समतल भूभाग है जो ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा और राख से बनते हैं। यानी जब ज्वालामुखी फटा तो उससे क्या निकला? उससे लावा निकला और राख निकला, और ये राख आपस में जम गया, आपस में जम गया, तो उसी से ही ज्वालामुखी मैदान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा ज्वालामुखी के मुख से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। जैसे हम बताए थे एग्जाम्पल कि ऐसे निकल रहा है ज्वालामुखी, अभी हम झील बता रहे थे ऐसे। अब ये वाला जो क्षेत्र, ये जो निकल रहा है आसपास के क्षेत्रों में, ये फैल जा रहा है। अब ये जब ठंडा होगा तो क्या होगा? ये जम जाएगा और एक मैदान का रूप ले लेगा। वही लिखा, यह लावा ठंडा होने पर, यानी जो फटा है ये ठंडा हो जाएगा तो पठार का निर्माण करता है, यानी एक मैदान का निर्माण करता है। ज्वालामुखी मैदान की मिट्टी काला होती है। थार का रेगिस्तान भारत में, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में इसके उदाहरण हैं। तो कहीं ना कहीं थार का रेगिस्तान और अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान, ये भी ज्वालामुखी मैदान का एक उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में आप लोग झील, क्या झील और मैदान अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये झील और मैदान से क्वेश्चन जरूर आएगा, कम से कम आज के क्लास में 5 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आप लोग का पक्का कंफर्म हो गया है। उम्मीद करता हूं कि झील और मैदान को आप लोग अच्छे से समझ में
आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए उमंगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।